अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार आज ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ा दूं? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं सर, पढ़ा दें। उसमें उसमें नजर आएगा, कलर सही नजर हाँ आएंगे बिल्कुल इसमें। सही है सर। कोशिश करते हैं बाद में चेंज कर लेंगे। अच्छा एक मिनट जरा मैं देख लूं, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? सेकंड ईयर में पी ब्लॉक कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है भाई। अच्छा जी, दोबारा शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड्स को, ठीक है ना। अच्छा जी, कोवेलेंट हाइड्राइड्स हमने ये बात की थी कि हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाते हैं? पी ब्लॉक बनाते हैं। पी ब्लॉक में भी कौन से ग्रुप बनाते हैं? 3A से लेकर तो 7A तक, इसलिए क्योंकि हमारे पास 8A के जो कंपाउंड्स हैं वो सॉरी 8A के जो एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड्स नहीं बनाते। ठीक है भाई, इस वजह से जो है वो हमारे पास ये मामला है। तो हम यहाँ पर 3A से लेकर 7A तक लेते हैं। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी भाई? डेफिनेशन हमने लिखी थी कि द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन the binary compounds of hydrogen with p block elements। हमने ब्रैकेट में बात लिखी थी 3A से 7A तक are called covalent हाइड्राइड्स। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन हमने लिखी थी। अब जैसे हमने आयोनिक हाइड्राइड में पढ़े थे टॉपिक क्या 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 हमने उसको डिफाइन किया, फिर हमने प्रिपरेशन पढ़ी, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़े और फिर यूजेस पढ़े, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। इसी तरह से हमें कोवेलेंट हाइड्राइड्स का भी ये सब पढ़ना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इसको भी आज कोशिश करें कि निपटा दें, कि हम प्रिपरेशन तो कर ही लें कम अज कम, और आज उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देख लें। तो हमारे पास जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स में हमारे पास मामला ये है कि हमने सबसे पहले जो डिस्कस करनी है वो प्रिपरेशन करनी है। अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाने के दो तरीके हैं। एक होता है मेथड, वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड, और एक होता है वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है भाई, दो मेथड्स हैं। क्या क्या है? डायरेक्ट मेथड और दूसरा कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो भाई अब क्या मतलब क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मेथड से मुराद कि हम डायरेक्ट H2 हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएं। डायरेक्ट मेथड से मुराद ये है कि हम डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट का किससे रिएक्शन कराएं? डायरेक्ट H2 से रिएक्शन कराएं। उन्हें हम कहते हैं क्या? डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड वो कहलाते हैं कि हम कोई भी कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएं मगर वो किसी हाइड्रोजन के कंपाउंड की मदद से बनाए। जैसे मैंने वाटर इस्तेमाल कर लिया, तो वाटर के इस्तेमाल करने की वजह से ये मेथड क्या हो गया? इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं है, किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में है। तो इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं डायरेक्ट मेथड, फिर पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा पेपर की बात बताऊं मैं आपको, पेपर में वो हो सकता है आपको स्पेसिफाई कर दे कि भाई आपने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से लिखना है या आपने सिर्फ डायरेक्ट मेथड बताना है। और अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता
तो आपकी मर्जी है भाई, जिससे चाहे लिखें। ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, जिससे चाहे लिखें। तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो भाई डायरेक्ट मेथड में जो है वो, तो भाई डायरेक्ट मेथड में हम लोग पहले लिख लेते कि भाई इनकी वर्डिंग को लिख लेते हैं। These may be prepared by reacting hydrogen with an element बल्कि एक काम करें ना, हम सिर्फ हाइड्रोजन तक लिख लेते हैं ताकि बात ही, एलिमेंट तो बहुत सारे लेंगे ना। These may be prepared by reacting with hydrogen कर देते हैं इसको। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं, बट मैं इससे पहले आप लोगों को कुछ बातें याद कराऊं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1A से लेकर 7A तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, 1A से लेकर 7A तक के हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हमने बनाना हो तो मैंने आपको बताया था कि वैलेंस शेल देखकर हम बता सकते थे। मैं आप लोगों को जो है वो पुरानी क्लास से आपको दिखाऊं, ये रहा, है ना। 1A के साथ एक हाइड्रोजन लग रहा था, 2A के साथ 2 हाइड्रोजन लग रहे थे, 3A के साथ 3 लग रहे थे, 4A के साथ 4 लग रहे थे, 4A के साथ 4 लग रहे थे, फिर 5A के साथ जो है दोबारा 3 लग रहे थे, फिर 6A के साथ दोबारा जो है वो 2 लग रहे थे, और 7A के साथ जो है वो 1 लग रहा था। तो इसी तरह से हमने जो है वो यहाँ भी करनी है भाई। तो चले भाई करते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन आज। डायरेक्टली मेथड करते हैं पहले। डायरेक्टली मैं एक काम करता हूँ, पहले रिएक्शन कराता हूँ बोरॉन का हाइड्रोजन के साथ, फिर मैं यहाँ करा देता हूँ कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, फिर हम कर लेते हैं नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, फिर हम यहाँ कर लेते हैं ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, और हम यहाँ कर लेते हैं क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि जो बी है वो यहाँ पर कौन से ग्रुप से, 3A से, ये कौन से ग्रुप से, 4A से, ये कौन से ग्रुप से, 5A से, ये 6A से, और ये 7A से। हाँ जी, अब ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 है तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है, तो इसीलिए इसके पास हाइड्रोजन कितने लगेंगे, हाँ जी कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। यानी ये क्या बनाएगा, BH3 बनाएगा। ठीक है भाई, क्या बनाएगा, BH3 बनाएगा। चले भाई, इसको बैलेंस भी करना है हमने, बैलेंस नहीं इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो भाई यहाँ पर अब देखो ना, यहाँ 2 और 3 का मामला है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो हम यहाँ लगा देते हैं 3, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, बराबर हो गए। और यहाँ पर 2 भी है तो यहाँ 2 लगेगा। बेटा रिपीट करता हूँ मैं बात को, मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को। एक मिनट में आप लोगों को नीचे ये बात समझा देता हूँ दोबारा से कि भाई मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A और ग्रुप 7A। ग्रुप 3A वाले के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ गलती हो गई मुझसे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो दोनों है ना,
ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे या शेयर कर लेंगे। मतलब कार्बन का मसला है, ये तो देगा ही देगा भाई। क्यों, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है। ऑक्टेट रूल का मतलब भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई आए और 5 इलेक्ट्रॉन दे दे कि भाई ये लो तुम 5 इलेक्ट्रॉन ले लो मुझसे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई 5 एक क्वांटिटी ज्यादा है। तो ये क्या करता है, ये बोलता है भाई काम करो मुझसे 3 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अभी अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना भाई। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन को देगा। तभी तो बोरॉन के पास हाइड्रोजन कितने लगे, 3। तभी बोरॉन के पास हाइड्रोजन कितने लगे भाई, 3 लगे। क्यों, क्योंकि एक बोरॉन ने अपने 3 हाइड्रोजन, सॉरी एक बोरॉन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन को दिए, इसीलिए इनके पास 3 हाइड्रोजन लग गए। इसी तरह अगर मैं बात करूं ग्रुप 4A वाले की, तो ग्रुप 4 वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 हाइड्रोजन के साथ। तो इसीलिए कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने लगने चाहिए, अब बताओ। 4। 4 लगने चाहिए। बेटे उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हुई होगी आपको कि यहाँ अब कंपाउंड क्या बनना चाहिए, CH4। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का मामला ये कि इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पांचों नहीं देगा या पांचों शेयर नहीं कर सकता, इसको तो 3 की जरूरत है। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, और एक हाइड्रोजन तो एक दे सकता है, तो इसीलिए 3 हाइड्रोजन 3 देंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या बनेगा, NH3। अब ये भी बैलेंस नहीं है, N2 होगा, सॉरी N अकेला नहीं होगा, N2 होगा, O2 होगा, अकेला O नहीं होगा। अब बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक मोल के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 4 क्या हो गया, नहीं बल्कि 6 हैं। 6 है तो आएंगे 2 की तकरीबन 3 कमी है, है, 2 आएंगे 2 आएंगे। 2 आएंगे, तभी तो क्या बनता है, H2O बनता है भाई, तभी तो H2O बना। सही से। अभी बैलेंस नहीं है ये, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। हाँ भाई Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक कम है, तो इसीलिए ये क्या बनाएगा, HCl। और कितने HCl बनेंगे, 2 HCl बनेंगे। अच्छा, इनमें कुछ रिएक्शन है जिनमें कुछ कंडीशन चाहिए होती है, जैसे यहाँ 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है। यहाँ पर जो है वो इग्नाइट करना पड़ता है, और यहाँ पर जो है वो यूवी लाइट चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, यूवी लाइट चाहिए होती है। यूवी लाइट भी कह सकते हैं, और हमारे पास जो है वो अल्लाह भला करे सनलाइट भी कह सकते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग समझा दूं। बैलेंसिंग का देखें, बैलेंसिंग तो मामला ऐसा है कुछ के वो हमारी पहले पुरानी बात है, मगर खैर चले मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन को देख लेता हूँ मैं, ये N2 ही होना चाहिए था। ठीक है, मुझसे गलती हो गई कि मैंने N लिख दिया। ये N2 और ये O2, क्योंकि ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। चले जी, अब आप देख लें कि यहाँ नाइट्रोजन कितने, 2 थे, और यहाँ कितना, 1, तो इसीलिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, तो अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और यहाँ फिर ऐसा क्या नंबर लाऊं कि ये भी 6 हो जाए, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया, तो 3 2 जा 6, तो बैलेंस हो गई। अच्छा जी, इग्निशन से मतलब, इग्नाइट का मतलब भाई जलाना। ठीक है जी, और यूवी क्या है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो हमें धूप से मिलती है। ठीक है भाई, इग्निशन का मतलब जलाना, यानी हम क्या करें, H2 और O2 को जलाएंगे ना आपस में, तो वाटर बनेगा।
और अगर हम यूवी लाइट की बात करें तो यूवी लाइट सनलाइट है, यानी ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, यानी मैं ये दो लूं, मैं H2 लूं, Cl2 लूं और धूप में ये काम कर लूं ना भाई, तो मेरा रिएक्शन हो जाएगा, मुझे अलग से कोई यूवी लाइट नहीं देनी पड़ेगी, वो हमें सनलाइट से मिल जाएगी। क्योंकि सनलाइट जो है ना उसमें 3 किस्म की यूवी लाइट्स होती है, जिसमें से C आ रही होती है और AB जो है वो ओजोन लेयर रोक देती है। अच्छा जी, आप कह रही है बोरॉन वाला बैलेंस कैसे हुआ, चले भाई उसको भी बैलेंसिंग को देख लेते हैं। बोरॉन वाला मैंने बैलेंस कैसे किया भाई, मैंने देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें यहाँ बैलेंसिंग तो नहीं हो सकती, तो मैंने चलो मैं यहाँ 2 लगा के देख लेता हूँ, तो ये हो गया 2 3 6, तो ये भी हो गया 3 2 6। अब देखें जब हमने इसको बैलेंस किया तो बोरॉन भी चेंज हो गए ना, यहाँ पे 2 बोरॉन हो गए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी 2 लगाया ताकि इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाए। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट मेथड था। अच्छा, इसमें से आप कौन से करो भाई, आप ये वाला कर लो, ये वाला याद करना और ये वाला याद करना, ये पेपर में लिख देना आपने। ठीक है जी, आखिर के जो तीनों है ना मैंने हाईलाइट किया, ये हाईलाइट करते हुए मेरे ख्याल से और वाजे नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए जो है मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो ये 3 आखिर के, 1 2 और ये 3, पेपर में अगर लिखना है तो ये 3 लिख देना, काफी होंगे। यहां तक क्लियर है बात बेटे? क्लियर है इफ्रा, सर। बेटे इफ्रा आपने जो है वो ये ब्लू मार्क लगा दिया है, जरा आप हटा दें तो फिर मैं, शुक्रिया बेटे। अच्छा जी, इनडायरेक्ट मेथड की बात अरे करते, सॉरी, मुझे पता ही नहीं था क्या हो गया एकदम कोई से। बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, वो मैंने भी ब्लॉक नहीं किया था इसलिए। अच्छा जी, तो हम बात सॉरी करते सॉरी। हैं, जी जी हम बात करते हैं अब इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड यानी अब हम हाइड्रोजन नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड। ठीक है जी, तो दीज में बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ वर्डिंग लिख लेते हैं भाई, दीज में बी produced by reacting with compound of hydrogen। जिसमें हम जो है ना यूज करेंगे वाटर, जिसमें हम क्या यूज करेंगे भाई, हम यूज करेंगे वाटर। अच्छा, इनमें मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, वैसे ये रिएक्शन रट्टे वाले, रट्टा लगाना पड़ेगा, बट मैं कुछ लॉजिक्स बता दूंगा, अगर वो लॉजिक समझ में आ जाएगी ना तो रिएक्शन याद करना आसान हो जाएगा, यानी समझने में आ गई बात तो याद भी हो जाएगा। तो चले भाई लिख लेते हैं भाई कुछ रिएक्शंस। अच्छा जी, पहला रिएक्शन है Al4C3 का रिएक्शन करवाना है H2O के साथ। दूसरा रिएक्शन है CaC2 का रिएक्शन करवाना है H2O के साथ। Mg3N2 का रिएक्शन करवाना है H2O के साथ। Ca3P2 का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ। और यहाँ मैं ज़रा लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, PCl3 का रिएक्शन करवाना है H2O के साथ। अच्छा जी, अब यहाँ कुछ बातें हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वो क्या बातें हैं भाई, कि सबसे पहले तो एक कंपाउंड जो गिवन है, जो फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है Al4C3, इसमें Al पे क्या चार्ज है और C पे क्या चार्ज है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? Al4 पॉजिटिव होगा। Al जो है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये पहचानने का तरीका क्या होता है, केमिस्ट्री में ये रूल बना है कि भाई अगर कोई कंपाउंड लिखा है तो उसमें पहला वाला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव। 95% जगह पर ऐसा ही है कि पहला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट नेगेटिव। जैसे हम लिखते हैं ना NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हमने लिखा CaCl2, Ca पॉजिटिव Cl नेगेटिव।
जैसे H2O, तो H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो पहला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये बात एक तो हो गई कि भाई हमें पता कैसे चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव का। तो अब ये तो हमें पता चल गया भाई पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब मुझे ये बताएं कि Al पे कितना पॉजिटिव है और Cl पे कितना, सॉरी C पे कितना नेगेटिव है। ये बात कैसे पता चलेगी भाई अब हमें? तो माइनस पॉजिटिव पे 4 होगा और सी पे -3 होगा। अच्छा जी, अब इसका भी जरा तरीका सुन लेंगे, ये कैसे निकालते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है Al4 और C3। अब हमें ये तो पता चल गया भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, इसको, इसका नंबर इसके पास और इसका नंबर इसके पास डायगोनल कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, डायगोनल कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इसके पास, 4 इसके पास, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या हो गया, +3, और इस पे चार्ज क्या हो गया, -4। इसी तरह से अगर मैं एक और ऊपर ये लिखा हुआ ना, ये Ca3P2, Ca3 और P2, मुझे बताओ, हमें ये बात तो पता है भाई इस पे प्लस है और इस पे माइनस है। अब कितना माइनस है भाई, कितना प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर यहाँ चला जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे बताओ। सर अभी आपने NaCl का करके दिखाया था, वो उस पे आपने 2 लिखा था, तो NaCl उसका पे, तो मतलब बताएं जरा। NaCl पे तो जी जी। +1 और -1 लिखा था। CaCl2 पे मैंने लिखा था। CaCl2 का क्या होगा, सॉरी सर। अच्छा +2, क्योंकि ये क्रॉस हो गया, ठीक है, और यहाँ -1 होना चाहिए था। मैंने -2 क्यों लिखा था, क्योंकि ये 2 है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है सर। ठीक है भाई। अच्छा जी, PCl3 को देख लो भाई, जी सर। यहाँ पर इस पे हमें पता है प्लस है, इस पे हमें पता है माइनस है, तो इसका मतलब भाई इसका नंबर यहाँ 3 था, तो ये यहाँ चला जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और क्योंकि ये 3 है तो -3 बनेगा। 3 है ना, एक Cl पे -1 है, तो 3 पे कितना होगा, -3 होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ रिएक्शंस करेंगे भाई। रिएक्शन करने का मामला क्या होगा भाई, रिएक्शन करने में सिर्फ मैं काम ये करता हूँ, ये वाला रिएक्शन हम नहीं लिखते, हम इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 में दोबारा रिपीट होगा और अभी आप लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए जो है वो इसको स्किप कर देते हैं, 4 कर लेते हैं। चले भाई रिएक्शन कराते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, हम देख लेते हैं भाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा Al2O3 और साथ में बनेगा CH4। हमारा प्रोडक्ट बनेगा Al2O3 और साथ में बनेगा CH4। अच्छा जी, बनता ये है कि इसमें ये रिएक्शन ना 1 स्टेप नहीं है, 2 स्टेप में, बट हम लोग सिर्फ एक ही स्टेप लिख रहे होते हैं, तो इसीलिए ये रिएक्शन याद करने हैं। इनकी मैं आपको और मजीद लॉजिक्स नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, बट मसला ये कि अगर मैं उसकी लॉजिक पर आया ना तो बहुत बात लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए बेहतर है कि मैं इसको छोटा सा तरीके से लेके चलता हूँ भाई, कि भाई हमारे पास Al2O3 बनता है और साथ में क्या बनता है, CH4 बनता है। अब मुझे इक्वेशन बैलेंस करवा दे जरा। यहाँ पे देखो ना कितने सी है, 3 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए, 3। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ 2 लगाना चाहिए। हो गई बैलेंस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन वाटर आएंगे, 6 वाटर आएंगे। ये जरा आसान हो जाए फिर शुरू करते हैं।
हाँ जी, बैलेंसिंग समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा जी, Mg3N2 है, ठीक है भाई। Mg3N2 प्रोडक्ट बनाएगा MgOH taking 3, सॉरी, taking 2 प्लस NH3। जरा बताओ इक्वेशन बैलेंसिंग बताओ। मैं नीचे वाले प्रोडक्ट लिख रहा हूँ जब तक। सर NH के साथ 2 NH3 के साथ 2 और Mg के साथ 3। 3, तो वाटर कितने लगेंगे? वाटर के साथ 3। वाटर के साथ 3 लगेगा, 6 लगेगा। 3 2 6। 6 लगेगा भाई। वाटर के साथ 6 क्यों लगेगा, अब आप सुन लें। 3 2 सर जा समझ आ गया, वो OH 6, 6। 3 2 जा 6, तो इसका मतलब 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, नीचे भी ऐसा ही है, सेम बैलेंसिंग है नीचे भी, 2 3 और 6। अच्छा, उसके नीचे हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। अच्छा जी, यहाँ पर एक ये PH3 है ना, इस PH3 का नाम से रिएक्शन आ जाता है अक्सर, इसको कहते हैं फॉस्फीन। ठीक है भाई, PH3 को कहते हैं फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे कहें कि राइट डाउन दी प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन गैस, तो आपने ये रिएक्शन लिखना है। फॉस्फीन गैस का अगर आपसे वो पूछें तो आपने ये रिएक्शन लिखना है, तो इसीलिए ये पेपर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरह ये रिएक्शन भी पेपर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है भाई? इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन दे देते हैं पेपर के लिए, कि हाफ रिएक्शन दे दिया, हाफ आपने बनाना है। यानी मैंने अगर ये वाली बात नहीं लिखी हुई तो पेपर में जो है ना, वो सिर्फ इतना सा पार्ट लिखा हुआ है, ये वाला। सही है जी, पेपर में सिर्फ इतना सा पार्ट लिखा हुआ है और जो है आपको आगे मुकम्मल करना है। तो इसीलिए आपने आगे मुकम्मल करना है। तो हमारा क्या बना भाई, MgOH टेकिंग ट्वाइस, और साथ में क्या बना था, 2NH3। तो पेपर में आपने इस तरह से आगे मुकम्मल करना होगा, हाफ रिएक्शन लिखा होगा, हाफ लिखना होगा। और यहाँ वर्डिंग लिख सकते हैं कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन गैस, या MCQs में भी आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फीन गैस। तो आपको याद होना चाहिए फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या है, PH3। इसी तरह H3PO4, ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, बाइनरी कंपाउंड तो ये है। अच्छा, H3PO4 का नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। इसी तरह से एक और कंपाउंड आता है H3PO4, क्या पता है उसका नाम क्या होता है? H3PO4, ये कहलाता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये बात भी MCQs के लिए बताइए मैंने आपको। ठीक है जी, तो ये 4 रिएक्शन आप लोग लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पर। ये बातें मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हम इससे पहले ये डिस्कस कर चुके हैं।
तो पेज ज़ाया हो जाएगा हमारा। मतलब पेज ज़ाया होने का मुझे मसला नहीं है, मसला ये है कि वो एक्सेस हो जाएगा, फाइल बड़ी हो जाएगी और आप कंफ्यूज। अच्छा जी, फिजिकल प्रॉपर्टी आपके हिसाब से क्या होगी? क्या एक कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? आयोनिक कंपाउंड में हमने ये बात कही थी कि भाई वो सॉलिड होते हैं, ठीक है जी, और जो है उनका हाई मेल्टिंग होता है और हाई बॉइलिंग भी होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो भाई ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, यानी हमारे पास यहाँ कंपाउंड तो गैसेस ही बन रही है। अगर मैं ऊपर आ जाऊं इनमें भी, तो ये यहाँ पर सिर्फ ये H2O लिक्विड है, बाकी सब गैस है। तो इसका मतलब ये हमें यहाँ से ये बात पता चल रही है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं या कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं वो मोस्टली क्या हैं? गैसेस। मोस्टली क्या है? गैसेस हैं। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हो ही गई क्या? कि दे एग्जिस्ट मोस्टली इन गैसेस, some in liquid, and very few low melting solids। अच्छा, लो मेल्टिंग सॉलिड से मुराद हो गया वॉलेटाइल। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहां एक और बात, एक्सेप्ट वाटर, वाटर के अलावा। They have covalent bond, yeah, these hydride possess covalent bond। अच्छा जी, अब मैं जो चौथी, पांचवी और छठी बात लिखने जा रहा हूं ना, ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। the hydrides of the hydrides of group 3A and 4A are न्यूट्रल। ग्रुप 3A और 4A के जितने भी हाइड्राइड्स होंगे ना वो न्यूट्रल हैं। The hydrides of group 5A are basic। 5A के जो हाइड्राइड्स हैं वो हमेशा क्या हैं? बेसिक। और छठी बात, the hydrides of group 6A and 7A are acidic। ये तीन बातें हैं जो हमारे पास भाई जरूरी हैं याद करने के लिए। ये बात कहाँ आती है भाई? एमसीक्यूज में आ जाती है। ये आखिरी बात मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये बात एमसीक्यूज में आ जाती है। अच्छा, इसको याद करने के लिए मैंने अपने लिए आसानी के लिए ना एक बनाई हुई थी कि खैर पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे। NBA, मैंने इस तरीके से ना एक टर्म बना ली, NBA। NBA मैंने ऐसे याद रख लिया, NBA क्या है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अमेरिका की एक हमारी जो है वो, जैसे हमारे फुटबॉल की और क्रिकेट की एसोसिएशन होती है, इसी तरह बास्केटबॉल की भी एसोसिएशन है अमेरिका की, NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो मैंने इसलिए इसको मेरे जहन में बैठ गया NBA। अब NBA से N से मुराद क्या है? न्यूट्रल। B से मुराद क्या है? बेसिक।
और ए से मुराद क्या है, एसिटिक। और अब मैं सीक्वेंस से नंबर लिख रहा हूँ कि भाई 3 और 4, 5, 6 और 7, कि भाई 3A और 4A वाले न्यूट्रल, 5A वाले बेसिक और 6 और 7A वाले एसिडिक। तो मैंने इसको अपनी आसानी से याद किया हुआ, यानी कभी एमसीक्यूज भी आ रहा होता है ना, ये बात आती सिर्फ एमसीक्यूज के अंदर है, तो मैं एमसीक्यूज में जब भी आता ना अपने जहन में NBA ले आता हूँ और मैं 3, 4, 5, 6, 7 लिख देता हूँ, और फिर मैं देख लेता हूँ अच्छा 4A वाला क्या है, 4A वाला NBA, N में 3, 4, अरे न्यूट्रल है, ठीक है। उसने मुझसे पूछा 6A, तो मैं आया NBA में 3, 4, 5, 6, अरे एसिडिक है, तो इसलिए मैंने जहन में जो है वो ये बात बना ली, ठीक है जी, जहन में मैंने ये बात बना ली NBA से याद रह जाएगा न्यूट्रल, एसिड, बेसिक और एसिडिक, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा जी, पहला पॉइंट समझा देता हूँ भाई, मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी, 1 मिनट 40 सेकंड रह गए। पहला पॉइंट मैं समझा देता हूँ कि भाई हमारी जितनी भी गैसेज हैं, यानी हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं कोवेलेंट, उनमें ज्यादातर गैसेज हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं। यानी लो मेल्टिंग सॉलिड से मुराद वॉलेटाइल है, यानी वो सब्लिमेशन कर लेंगे देखा जाए तो, कि वो डायरेक्ट कन्वर्ट होंगे सॉलिड से गैस के अंदर, या हो सकता है भाई बहुत लो मेल्टिंग सॉलिड हो कि हम कुछ टेम्परेचर दें और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो लो मेल्टिंग सॉलिड से ये मुराद है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। कितना होगा भाई, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह का टेम्परेचर जो होगा वो लो मेल्टिंग सॉलिड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी रह गई केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, तो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये NBA वाली बात याद रखना, कल इसका MCQs भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका MCQs क्या आता है, ठीक है भाई। मैं क्लास को यहाँ एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल जो है वो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर वो एप्लीकेशंस वाली बात आप बेटा ये बात व्हाट्सएप कर दूं, यहाँ पे आवाज तुम्हारी थोड़ी अटक के आ रही, जो व्हाट्सएप कर दो बेटे। सर ठीक है सर, ठीक।